आप सबों को स्वागत है अपना YouTube चैनल SM क्लासेस में। आज हम लोग जेटेट परीक्षा के लिए मैथ के 30 इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। तो आप लोग अगर जेटेट की तैयारी कर रहे हैं और आपको निःशुल्क में जेटेट की तैयारी करना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम अपने सब्सक्राइबर को फ्री में जेटेट की संपूर्ण तैयारी करा रहे हैं, तो आप भी हमारे चैनल के माध्यम से जेटेट की तैयारी करिए। इसके लिए आप चैनल से कहाँ जाइए, जुड़ जाइए। तो देखिए, आज हम लोग जो प्रश्न कर रहे हैं, सबसे मेरा पहला जो प्रश्न है वो प्रश्न है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। मतलब कि इसमें 3 गो ऑप्शन सही है और एक ऑप्शन गलत है। तो गलत कौन सा है आपको ई बताना है, ठीक है। तो जैसे बोला कि 3 घंटे 14 मिनट बराबर 194 मिनट, क्या ये सही है कि गलत है, आपको बताना है। अगर सही नहीं है तो ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमको चुनना है सही कौन नहीं है। तो देखिए 3 घंटे 14 मिनट यानी कि 1 घंटा में 60 मिनट, 3 घंटा में तो 180 मिनट और प्लस में 14 मिनट और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 194 मिनट, यानी कि सही लिखा हुआ है। तो ये इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि हमको गलत चुनना है। नेक्स्ट है 2 किलोग्राम और 30 ग्राम दोनों का जोड़ सही है या गलत। तो देख लीजिए 2 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में 1000, तो 2 किलोग्राम में 2000 और ग्राम और प्लस में 30 ग्राम जोड़ देंगे तो कितना हो गया 2030 ग्राम। तो ये भी लिखा हुआ क्या है, सही है। तीसरा के बात करेंगे ऑप्शन नंबर 3 का। तो 3 लीटर 80 मिलीलीटर बराबर 380 मिलीलीटर। तो देख लीजिए 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, तो 3 लीटर में तो 3000 मिलीलीटर। अब 80 ग्राम मिलीलीटर तो उसमें जोड़ देंगे 80, तो कितना हो गया 30 80 यानी 3080 मिलीलीटर। लेकिन यहाँ कितना लिखा हुआ है 380 मिलीलीटर, यानी कि यही गलत लिखा हुआ है। इसका मतलब कि इसका सही आंसर यही होगा। कि कौन सही नहीं है, तो बोलेंगे कि यही सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही नहीं है। अगर हमको मिल गया तो चौथा देखने की जरूरत भी हमको नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 32 में। सवाल नंबर 32 हम लोग 31 से शुरू किए हैं, सवाल नंबर 32 है मेरे पास। बोल रहा है कि 11 ना इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी कि 1,10,111 को 11 से भाग देने पर प्राप्त भागफल व शेषफल का योगफल है। यानी कि भागफल और शेषफल दोनों का आपको क्या बताना है, योगफल बताना है। क्या बताना है, योगफल बताना है। तो चलिए आप क्या कीजिएगा 11 से इसमें भाग दीजिएगा, 11,0,1,1 में भागा देना है कितना से 11 से। चलिए भागा दीजिए, तो लगा देंगे एकदम आराम से, 11 कम 11 खत्म। अब उतारेंगे 0, 0 उतारने के बाद यहाँ कुछ नहीं लग रहा, एक और उतारने की जरूरत पड़ेगा, तो यहाँ बैठा देंगे क्या हम लोग 0, ठीक है। अब भी नहीं लग रहा है, एक और उतारने की जरूरत पड़ेगा, तो एक और 0 बिठाएंगे, अब लग जाएगा 11 कम 11, अब खत्म। अब फिर एक उतारें, फिर नहीं लगा, तो यहाँ का बिठा देंगे हम लोग 0, तो यही बच जाएगा हमारे पास शेष, और ये हो जाएगा हमारा कौन चीज, भागफल। ये है हमारा भागफल। भागफल कितना है 1,0,0,1,0 और शेषफल कितना है 1, जोड़ देंगे तो 1,1,0,0,1। यही हो गया हमारा कोई चीज, इसका सही आंसर, यानी कि भागफल और शेषफल का योगफल। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हुआ, सही उत्तर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा आज के लिए तीसरा, और यहाँ के लिए 33। गुणनफल 102 गुणा 201 में से क्या घटाया जाए ताकि 19,999 प्राप्त हो। जैसे एक सिंपल सी बात, कोई बोले आपको कि 10 में से क्या घटाया जाए कि 8 प्राप्त हो, तो आप उसका आंसर बोलते हैं कि 2। तो कैसे 2 हुआ, सवाल पूछा गया, फिर एक बार सवाल सुनिए कि 10 में से क्या घटाया जाए कि 2 प्राप्त, सॉरी 8 प्राप्त हो, तो आप कहें कि 2 घटाइए तो 8 आ जाएगा। कैसे आया वो, देखिए 10 में से क्या घटाया जाए कि 8 प्राप्त हो जाए, तो 10 में से 8 को घटाएं तो आंसर आया मेरे पास कौन चीज 2। इसका मतलब कि 10 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8।
उसी प्रकार से यहाँ पे भी आपको दिमाग रखना है, जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो क्या करेंगे कि इतना में से क्या घटा जाए कि आ जाते, इसी में से इसको घटा दीजिए, आप सही आंसर पर पहुंच जाइएगा। और नहीं तो फिर आप क्या कीजिए, एक तरीका में जाइए, क्या बोलिएगा कि इतना में से, कितना में से 102 गुणा 201 में से x घटाएंगे तो 19,999 प्राप्त हो जाएगा। अभी यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, x चल जाएगा उधर तो काम हो जाएगा। देखिए यहाँ बच जाएगा 102 गुणा 201 बराबर माइनस कितना 19,999, यानी देखिए प्लस में था, इधर कम हो गया माइनस में, और यहाँ माइनस में था, कहाँ चला गया ये प्लस में। अब इसमें से इसको घटा देना है, क्या करेंगे, इसको गुणा करना है ना। कितना कितना है 102 गुणा 102 गुणा कितना है, हाँ तो इसका गुणा कितना आएगा 20,502, और इसमें से घटाना कितना आपको 19,999, घटा दीजिए ना। कैसे 12 में से, देखिए अगर दिक्कत होता है इसे घटाने में आपको तो सीधे सीधे ऐसे लिख लिया कीजिए, कोई दिक्कत अब नहीं होगा। कैसे, देखिए 12 में से 2 गया तो 9, 12 में से 9 घटाना है, 10 11 12 कितना आया 3, ये आपके पास कितना हो गया 9, 9 में से 9 गया तो 0, अभी कितना हो गया आपके पास 4 यानी कि 14, 14 में से 9 गया तो कितना आ गया 5, ये कितना हो गया 9, 9 में से 9 गया तो 0, ये क्या हो गया 1, 1 में से 1 गया तो खत्म। क्या आया आंसर 503, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 503, मतलब कि इतना के गुणा में से 503 घटाएंगे तो 19,999 प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न आए तो यहाँ पे गुणा में कर दिया, कहीं डायरेक्ट रहता तो आपको क्या करना है, जिसमें से पूछ रहा है उसी में से उसको घटा देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इतना में से सीधे इतना घटाएंगे तो कितना आएगा 503। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हमारी बात समझ में आ रही है तो आप वीडियो को एक लाइक कीजिए, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम आपके लिए और भी नए नए अच्छे अच्छे वीडियो जो जेटेट से संबंधित हो लाके आपको प्रोवाइड करें। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। 2 और 2 तिहाई समकोणों में डिग्रियों की संख्या है। देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है, 2 और 2 तिहाई समकोणों में डिग्रियों की संख्या है। दो मतलब देखिए समकोण, समकोण मतलब होता कितना डिग्री है, समकोण का मतलब ही होता है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री कै गो है तो 2 गो है, और फिर 2 तिहाई है, और दोनों को जो जोड़ेंगे तो कितना के बराबर आएगा, ये बात पूछ रहा है आपसे। तो आप कर दीजिए ना कि 2 गो 90 मान 2 गो समकोण प्लस 2 तिहाई माने 2/3, ये हो गया 2 तिहाई, कोई चीज समकोण माने कि 90 डिग्री, ये कितना के बराबर है, यही पूछा आपसे। क्या पूछा फिर एक बार समझिए कि 2 देखिए तो 2 गो समकोण, क्या गो समकोण 2 गो, एक समकोण 90 तो 2 समकोण 90 गुना 2, 2 तिहाई समकोण तो 2 तिहाई और कोई चीज समकोण, समकोण जहां बोला 90 डिग्री में डिग्रियों की संख्या होगी तो इसको क्या करना है, वो काट दीजिए, कर दीजिए 9 दूनी 18 180, और यहाँ देखिए 30 तिहाई 90 और कर देंगे तो 30 दूनी के 60, अब जोड़ देंगे 180 और 60 तो कितना हो जाएगा 8 6 14 240, इसका सही आंसर कौन हो गया 240, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं हम लोग, सवाल नंबर किसका, आओ जी खत्म। चलिए आगे बात करते हैं सवाल नंबर किसका, हम लोग 35 को। सवाल नंबर किसका 35 का बोलता है कि 1 लीटर जूस का डिब्बा घनाकार आकृति का है और उसका आधार वर्गाकार जिसकी माप 8 × 8 सेंटीमीटर है, तो डिब्बे में जूस की गहराई सेंटीमीटर में किसके अधिक समीप होगा, माने निकटतम मान किसका होगा। ठीक है, निकटतम मान किसका होगा, माने कितना गहराई होगा, कितना का होगा गहराई। ठीक है, 1 लीटर कोई है सेंटीमीटर, तो आप देख लीजिए ये कैसा डिब्बा है, घनाकार है, कैसा डिब्बा है घनाकार, तो घनाकार देखिए डिब्बा इस तरीके से है, आप समझ लीजिए बड़े बात को बढ़िया से।
देखिए इस टाइप का डिब्बा है, देख रहे हैं ना, मतलब कि इधर भी 8 है, इधर भी 8 है, ऊपर का पता नहीं है कितना है। तो देखिए जब इसका हम लोग आयतन निकालेंगे तो क्या निकलेगा, क्योंकि एक तरह से क्या है, बोल रहा है घनाकार डिब्बा है, क्या डिब्बा है, घनाकार है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो क्या बोल रहा है कि 1 लीटर जूस है, उसमें जूस कितना है, 1 लीटर, यानी क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई बोले या गहराई बोले, ठीक है, तो ऊंचाई बोलो चाहे गहराई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना गहराई बराबर क्या है, 1 लीटर, क्या है, 1 लीटर। अब 1 लीटर को आप बदल लीजिए कोची में, सेंटीमीटर में, 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, क्या होता है, 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको क्या हो जाएगा, देखिए यहां हो गया ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये गहराई चाहे ऊंचाई, यही होता है कौची, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। तो चूंकि जूस जो है घनाभाकार डिब्बा में भरा हुआ है, तो घनाभ के आयतन से ही जूस का आयतन बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही कर देंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, तो गहराई बराबर का बराबर, गहराई बराबर का हो जाएगा 1 लीटर, 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब बटा का हो जाएगा 8 गुना 8। अब इसमें इसका क्या करना है, भाग देना है, भाग देने के बाद जो मान आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, वही इसका गहराई हो जाएगा। तो काटिए ना, कट जाएगा ये कैसे कटेगा, दो से काट दीजिए, तो कितना बार में कट जाएगा, 4 से काटता है, 4 दूना का 8, तो 250, चौका कितना हो जाएगा 1000। अगर 2 से फिर काट देंगे तो कितना हो जाएगा 125। अब यहाँ क्या बच गया हमारे पास, 125 बटा में 8। अब 8 से क्या करना है, 125 में हमको भाग देना है, ठीक है। तो 8 से 125 में क्या कीजिए, भाग दीजिए, जिसके समीप आ जाएगा उसको आंसर दे देना है। 8 से आप क्या कीजिएगा, भागा देना, कितना में, 125 में। बात को समझ लिए आप लोग क्या, कि जो भी इसमें जूस का आयतन होगा लिख दिए, कैसे जूस का आयतन कैसे निकलेगा, उस क्या करेंगे, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना गहराई चाहे ऊंचाई, तो ये हो गया गहराई, अब बराबर कितना, तो 1 लीटर, 1 लीटर में क्या कर दिए हम लोग 8, चूंकि गुना में था उधर भागा में चला गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा जब 125 बटा मेरे पास क्या आ गया 8, 125 में क्या करेंगे हम लोग, 125 में भागा देंगे 8 से, तो सिंपल सा बात है, 2 भागा ना, कुछ करना नहीं है, कैसे 8 है कम 8, कितना बचेगा 4, कितना हो जाएगा 45, तो 8 बचे 40, क्या होगा 5, यहाँ बैठाएंगे पॉइंट ही, फिर 8 छक्का 48, फिर बच जाएगा 2, 8 दूनी का 16, अगर फिर बात करेंगे तो 8 बचे 40, यानी 15.625। अब बताइए किसके करीब है वो, 20 के करीब है कि 22 के करीब है कि 18 के 16 के, तो देखिए ना 15.625 है, तो 15.625 है तो किसके करीब गया, तो 16 के करीब गया, किसके करीब गया 16 के। इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इसको आप एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि क्या, लंबाई गुना चौड़ाई गुना गहराई बराबर जो उसमें था जूस का आयतन, जूस का आयतन कितना था 1 लीटर, अब 1 लीटर कितना बराबर होता है, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 35 कर लिए हैं, सवाल नंबर कौन देखेंगे हम लोग, सवाल नंबर देखेंगे हम लोग 36। देखिए सवाल नंबर 36 आ गया मेरे पास, बोला कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, सही पूछ रहा है आपसे, गलत नहीं पूछ रहा है, सही पूछ रहा है। आप सबका क्या करेंगे, बारी बारी जो कह रहा है कथन को पढ़ेंगे, पढ़ के समझेंगे, देखेंगे कि इसमें सही कौन है, बाकी 3 एक सही हो, इसमें एक क्या है सही है और 3 क्या है गलत है, तो आपको सही चुनना है कि इसमें सही कौन है, ठीक है, इसमें सही कौन है आपको क्या करना है, चुनना है। तो देखिए पढ़िए पहले क्या बोल रहा है उसको पढ़िए,
तीन विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या है। बात सही है कि गलत? आप ऐसा कीजिए कि आपको दिमाग में बात नहीं भी आ रहा है तो 3 को विषम संख्या ले लीजिए और उसको गुणा करके देखिए सम आता है कि विषम। लीजिए 3 को विषम संख्या ले लेते हैं, विषम संख्या। एगो मन किया 3, एगो मन किया 5, एगो मन किया तो 7, ये सब विषम संख्या है ना। इसको देखिए गुणा करके क्या सम संख्या है। अगर सम संख्या है तो कहें कि हाँ सही है, अब सम संख्या नहीं है तो बोलेंगे बात गलत है। बोल रहा है कुछ 3 विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या है। करके देख लीजिए ना। आप एक भी ले सकते थे लेकिन लगा कि एक छोड़ के हम आपको ऊपर ले चले, तो कर लीजिए गुणा, क्या हो जाएगा? 5 तिहाई 15, 15 सत्ते कितना हो जाएगा बताइए? सम है कि विषम? तो विषम, तो ये तो बात हो गया गलत। हो गया गलत। क्यों गलत हो गया? कि कहा था कि तीनों का गुणनफल कौन चाहिए? सम, पर यह निकल रहा है कौन चाहिए? विषम। ये कहा था कि होना चाहिए सम और ये निकल रहा है यहाँ विषम, इसलिए ये गलत हो गया। नेक्स्ट बोल रहा है एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या हो सकता है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक विषम संख्या और एक सम संख्या का अंतर क्या हो सकता है? सम संख्या हो सकता है। तो फटाक से कर लीजिए ना। लीजिए एक विषम संख्या और एक सम संख्या का अंतर कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? देखिए ये है विषम, आप जानते हैं ना विषम। विषम माने 1 3 5 7 9 11, ये सब क्या है? विषम। और सम में 2 4 6 8 10, ये सब क्या है? विषम। तो घटा के देखिए ना, क्या आ रहा है? आ रहा है विषम। और ये क्या कह रहा है बाबू? क्या कह रहा है कि एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या है। क्या है? सम संख्या है नहीं या हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपको ये लगा, अगर और कुछ लगता है कि नहीं, 10 में से 5 घटाइए ना, ये है सम और ये है विषम, तो अभी कितना आएगा? 5, यानी कि विषम आएगा। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन भी क्या हो गया आपका? ये ऑप्शन भी क्या हो गया आपका? गलत। ऑप्शन नंबर 3 की ओर चलते हम लोग। ऑप्शन नंबर 3 मेरे पास क्या है? ऑप्शन नंबर, अरे यार बाबू नीचे, हाँ ऑप्शन नंबर 3, 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योगफल एक सम संख्या है। तो देख लेते हैं, 2 को विषम बोल रहा है, 2 को विषम, तो ले लो एगो विषम, एगो आओ ले लो विषम, और एक सम संख्या का योगफल एगो ले लो सम। एक सम संख्या है, जोड़ के देख लो, 5 3 8 2 10, हाँ बात सही है। 2 को विषम और एगो सम मिला के क्या हुआ? सम संख्या हो गया। क्या हो गया? सम संख्या हो गया। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 का है सही है। ऑप्शन नंबर 3 का है सही है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर 3 जब सही मिलेगा, चौथा नहीं भी देखेंगे तो काम चलेगा। देखने का मन देख लीजिए कि 3 विषम संख्याओं का योगफल एक सम संख्या है। तो ये तो बात ऊपर ही हो चुका है, तो ये क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 37। क्या बोल रहा है? बोल रहा है 6251, 6521 और 5621 में 5 के स्थानीय मान का योगफल क्या है? इन तीनों में से 5 का स्थानीय मान निकालना है और उसका क्या बताना है? उसका योगफल बताना है। तो स्थानीय मान जानते हैं ना? स्थानीय मान कैसे निकालते हैं? देखिए, एक होता है स्थानीय मान और एक होता है आपको जातीय मान। जातीय मान तो 5 का जातीय मान 5, 7 का जातीय मान 7, 8 का जातीय मान 8। माने जातीय मान जो संख्या रहेगा वही उसका जातीय मान होगा। कोई पूछा कि इसमें 6 का जातीय मान क्या होगा, तो 6 होगा। ठीक है, बट स्थानीय मान पूछा तो देखिए इसमें 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ लिख लीजिए 5, और 5 के बाद कै गो अंक है? एगो बैठा दीजिए 0। तो इसमें 5 का स्थानीय मान कितना हो गया? 50। इसमें 5 का स्थानीय मान क्या हो गया? देखिए यही है 5, इसके बाद लिख लीजिए 1 2, 2 को 0। तो इसमें 5 का स्थानीय मान कितना हो गया? 500। इसमें 5 का स्थानीय मान क्या हो गया? 0 0 0। देखिए 5 के सामने ले लीजिए लाइन, और 1 2 3, तो 3 को 0 बिठा दीजिए। इसमें कितना हो गया? 5 1 2 3।
अब बोला है कि तीनों में 5 के स्थानीय मान का जोड़, तो तीनों के कर दीजिए जोड़, 0 5 5 5, तो आंसर कहाँ गया 5 5 5 0 माने कि 5550, इसका सही आंसर हुआ। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारा जो भी वीडियो आए वो आप तक बिना भेजे पहुंच जाए और आप उसका लाभ उठा सकें यदि आप जेटेड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और अच्छा लगे तो आप वीडियो को एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये सभी जो प्रश्न हैं आपको जेटेड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, सीटेट के लिए भी महत्वपूर्ण है ये। तो इसको आप देखिए, प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम बिंदु के खेल, प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। ठीक है, तो 10 ग्राम जो होता है या बिंदु का जो खेल होता है वो प्राथमिक स्तर पर बच्चा को क्या करने में सहायता प्रदान करता है? मूलभूत संक्रियाओं को समझने में, जोड़ घटाव को समझने में तो नहीं, स्थानीय समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए तो हाँ, यही काम करता है। जो 10 ग्राम जो है, 10 ग्राम जो है वो क्या करता है? स्थानीय समझ की योग्यता में वृद्धि करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब इस प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ चर्चा अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता है? मेल खाता है नहीं, मेल नहीं खाता है। क्वेश्चन कहाँ है? निगेटिव है, तो इसका आंसर भी क्या होगा? निगेटिव होगा। भिन्न को पूर्ण के अंश के रूप में प्रदर्शित करना तथा सरल भिन्नों को व्यवस्थित करना। ठीक है, जैसे कहा है कि प्राथमिक स्तर गणित में ना कौन क्या करता है? उसकी अपेक्षाओं पे मेल नहीं खाता, मैंने प्राथमिक स्तर के कक्षा के लिए कौन जरूरी नहीं है, इस बात को देखना है। ऑप्शन नंबर और दिखाते हैं, 39 था ना, हाँ 39 का देख लेते हैं। हाँ ऑप्शन नंबर, चलिए हाँ देखिए 39 को यहीं से लेते हैं हम लोग, यहाँ पे 4 ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, पहले हम लोग क्या देखे थे, फिर से अगर देखने का मन देख लीजिए कि निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ चर्चा अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता है। तो पाठ चर्चा में जो अपेक्षा रखते हैं उससे कौन मेल नहीं खाता है? अब क्लास का है भाई बाबू, तो प्राथमिक स्तर है, माने 1 to 5 है। तो 1 to 5 में लोग भिन्न, पूर्ण अंश, ये सब क्या करते हैं? सब दिखाते हैं, सरल भिन्न, इस सब के बारे में बात करते हैं। आगे है वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्षण निकालना। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर हम लोग आंकड़ों को निष्कर्षण निकालना, विश्लेषण करना, यह सब काम नहीं करते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब यही हो जाएगा। ठीक है, कि यही है से प्राथमिक स्तर से क्या करता है? मेल नहीं खाता है। ये देखिए दैनिक जीवन के तार्किक कार्य प्रणाली तथा गणितीय सोच के बीच संयोजन का विकास यहाँ पे करते हैं। दैनिक जीवन में जो कार्य प्रणाली चलता है वहां से हम लोग गणित के बीच क्या करते हैं? संयोजन स्थापित करते हैं। जैसे 5 गो 4 गो 2 गो आम केला जामुन, इस तरह से करके हम लोग क्या करते हैं? वहां पे इसका यूज करते हैं। लेकिन वर्गीकृत आंकड़ों को यहाँ पे विश्लेषण और निष्कर्षण नहीं करते। कहाँ? प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग, गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय है। गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप इसको देखिए, गणित की जो शिक्षा है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए कोई भी शिक्षा है तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है ना? क्या बात है? पहला कि ज्यामितीय के प्रमेयों और उनके प्रमाणों को स्वतंत्र रूप से सृजन करना। तो देखिए किसी भी चीज का सिर्फ एक ही उद्देश्य नहीं हो सकता है, यहाँ पे सिर्फ एक ही बात कर रहा है, ज्यामितीय प्रमेय का। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि गणित में खाली ज्यामितीय प्रमेय ही आता है, इसलिए क्या हो गया? ये सही आंसर नहीं है। विद्यार्थियों को गणित समझने में
सहायता करना। ये तो ठीक है, ध्येय है, लेकिन मुख्य ध्येय ये नहीं है कि क्या करना, कि विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना। ये भी इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है। उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना, ये भी ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। तो सबसे सुंदर विकल्प जो है वो है, इसी अंतर्गत सब आ जाएगा। देखिए यहां खाली उपयोगी क्षमता है और यहां का है बच्चों को गणितीय प्रतिभाओं का क्या करना है, विकास करना है। गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना है गणित का मुख्य उद्देश्य है। इस प्रकार से इसका विकल्प कौन हो गया, और सही आंसर हो गया। ठीक है, सवाल नंबर किसका, 40 का। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सवाल नंबर, चलते हम लोग कहां, 41 के पास। सवाल नंबर 41 के पास एक शिक्षिका गणित के संप्रदायों को सिखाते हुए खोज परक उपागम का उपयोग करती है, विद्यार्थियों को व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग करती है और उनको चर्चा में शामिल करती है। ठीक है, वह इस युक्ति का प्रयोग किस लिए करती है। मैंने किसी क्लास में बच्चा लोग को क्या कर रही है, व्यवहारिक जीवन से, व्यवहारिक क्षमता से उसको जोड़ के और उसको पढ़ाने का प्रयास कर, उसको चर्चा में शामिल कर रही है। व्यवहारिक जीवन को वो क्या चाहती है, क्या करना चाहती है, इस युक्ति का प्रयोग वो किस लिए कर रही है। गणित शिक्षण के उच्चतर उद्देश्य को प्राप्ति के लिए, माने गणित शिक्षण के जो उच्चतर उद्देश्य हैं उसकी प्राप्ति के लिए कर रही है कि काहे के लिए कर रही है, किस लिए कर रही है वो। ठीक है, विद्यार्थियों में व्यवहारिक क्षमताओं के विकास के लिए कर रही है, कि एक निश्चित प्रकार की सोच और तार्किकता विकसित करने के लिए कर रही है, कि गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कर रही है। तो देखिए यहां पे बात करते हैं हम लोग, कौन है, सवाल नंबर 41 ना। गणित इसका क्या है कि वह क्या कर रही है, घरेलू चीजों से या व्यवहारिक चीजों से गणित को क्या कर रही है, गणित में शामिल कर रही है और चर्चा कर रही है। तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो गणित शिक्षण के उच्चतर उद्देश्य को प्राप्ति करना, ऐसा नहीं है, उच्चतर उद्देश्य को प्राप्ति करना नहीं है। विद्यार्थियों में व्यवहारिक क्षमताओं का विकास करना, तो व्यवहारिक क्षमता का तो विकास करना है, लेकिन इसीलिए प्रयोग नहीं करेगी खाली उसको व्यवहारिक क्षमता विकास हो। एक निश्चित प्रकार की सोच व तार्किकता विकसित करने के लिए, तो इसका सही विकल्प यही होगा, उसको क्या कर रही है, व्यवहार के साथ गणित को शामिल कर रही है और चर्चा कर रही है। तो चर्चा करने से क्या होगा, उसको तार्किकता विकसित होगा, तो इसीलिए वो क्या कर रही है, गणित में उसको शामिल कर रही है। ठीक है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका कक्षा 5 के शैलजा से एक आकृति की परिमाप के बारे में पूछती है। एक आकृति का परिमाप पूछती है, परिमाप आप लोग भी जानते होंगे, तो परिमाप के बारे में पूछती है। ठीक है, वह शैलजा से उसके हल को अपने शब्दों में बताने के लिए भी कहती है। शैलजा समस्या का सही हल करने में सक्षम थी, परंतु उसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं थी। यह शैलजा के निम्न विशेषता को प्रदर्शित करता है। मतलब कि शैलजा समस्या को हल कर सकती थी, लेकिन उसको व्याख्या क्या कर पा रही है, करने में सक्षम नहीं है। आखिर ऐसा क्यों नहीं कर पा रही है वो हल कर सकती है, बता सकती है कि परिमाप क्या है, लेकिन वो क्या कर रही है, उसकी व्याख्या नहीं कर पा रही है। इसके पीछे रीजन क्या है, या फिर उसमें क्या दिक्कत है, कौन सा दिक्कत को प्रदर्शित कर रही है, इस बात को हमको खोजना है ऑप्शन में। कहाँ, ऑप्शन जो 4 1 2 3 4 है, इसमें खोजना है कि वह विकसित क्यों नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो क्यों नहीं कर पा रही है, देखिए, कम आत्मविश्वास स्तर तथा कम गणितीय कौशल। नहीं, गणितीय कौशल उसके पास पूरा है, आत्मविश्वास कम है, ठीक है, आत्मविश्वास भी उसके पास है, वो कर भी सकती है, लेकिन कर नहीं पा रही है। ठीक है, और गणितीय कौशल की बात उसमें लिखा है प्रश्न में, क्या कर सकती है वो, उस चीज को हल कर सकती है पर व्याख्या नहीं कर पा रही है। ठीक है, परिमाप के संप्रदाय की कम समझ, ये भी गलत है, क्योंकि बोला है प्रश्न पहले कि उसको समझ है,
निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और निम्न स्तरीय गणितीय प्रवीणता, निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और निम्न स्तरीय गणित प्रवीणता। तो नहीं, गणित प्रवीणता उसका निम्न स्तरीय नहीं है, उसे गणित में उसको ज्ञान है, उस बात को समझ रही है। चूंकि प्रश्न में बोला गया है कि वह क्या कर रही है, समझ रही है, समझ सकती है, उसका उत्तर दे सकती है, पर व्याख्या वो नहीं कर पा रही है। क्या है उसमें, तो निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और उच्च स्तरीय गणित प्रवीणता। तो हाँ, उसको भाषा प्रवीणता में क्या है, कमी है, इसीलिए वो क्या कर पा रही है। देखिए यहाँ पे उच्च स्तरीय गणित प्रवीणता, माने गणित में उसकी जानकारी है, लेकिन वो क्या कर पा रही है, भाषा में प्रवीणता नहीं है, इसलिए उसकी व्याख्या वो नहीं कर पा रही है। इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर 4 का होगा, सही विकल्प होगा। आप इन सब चीजों को जरूर देखिए, आपको इससे संबंधित यानी कि शिक्षम अधिगम से संबंधित आपको क्वेश्चन मैथ में रहेगा, सिर्फ जोड़ घटाव गुना भाग ही नहीं रहेगा। कब, जब आप जेटेट की परीक्षा देने जा रहे हैं तब। ठीक है, अब है सवाल नंबर 42 हो गया है। सवाल नंबर 43 को देख लीजिए एक बार। सवाल नंबर 43 को देखिए, गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य क्या है। माने पाठ्य पुस्तक में जो प्रकरण है, खंड है, अध्याय है, इसको अलग अलग मैंने काहे सबको समावेशित किया गया है, इसके पीछे रीजन क्या है, रीजन बताना है। क्या रीजन है कि समावेशित किया गया है, समावेशित करने का रीजन बताना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों को आनंद व मस्ती प्रदान करना। तो ये कोई मतलब नहीं हुआ कि विद्यार्थी को आनंद और मस्ती के लिए खंड और ई करेंगे। ठीक है, कोई मतलब नहीं है। दैनिक जीवन चर्चा में बदलाव करना, इससे का भी मतलब नहीं है। समय का बेहतर सदुपयोग सुनिश्चित करना, हाँ ये कुछ हद तक ठीक है। इसके बाद चौथा विकल्प देते हैं, हाँ विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। इसका सबसे बेहतर विकल्प होगा कि विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना ही है। इसी के चलते क्या किया गया है, इसी के चलते इसको खंड में अभ्यास समय में क्या किया गया है, समावेशित किया गया है। और आपको देखिए, जब भी क्वेश्चन पॉजिटिव वे में पूछे तो आंसर भी उसको पॉजिटिव में देना है। और आपको जब इस तरह के, जब आप शिक्षक से रिलेटिव परीक्षा जेटेट सीटेट देते हैं तो वहाँ पे आपको देखना होता है कि पॉजिटिव क्वेश्चन है, उसका आंसर भी पॉजिटिव देना है। और इसके लिए हमारे पास और भी वीडियो हैं जिसमें निगेटिव टैग वर्ड, पॉजिटिव टैग वर्ड भी बताया गया है। आप उसको भी अगर देखते हैं, निगेटिव टैग वर्ड और पॉजिटिव टैग वर्ड, तो वहाँ से भी समझ में आएगा। अधिगम जहाँ होता है तो उसमें सब कुछ समावेशित हो जाता है, इसलिए इसका सही विकल्प कौन हुआ, विस्तृत अधिगम का अवसर प्रदान करना। ठीक है, प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है। प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है, माने उसमें क्या चीज शामिल किया हुआ है। ठीक है, तो अधिगम में असंगति और शिक्षण की कमियों को पहचानना। ठीक है, रचनात्मक क्या कर रहे हैं हम लोग, रचनात्मक हम लोग मूल्यांकन कर रहे हैं। तो मूल्यांकन में आखिर क्या शामिल किया गया है, मूल्यांकन में क्या शामिल किया गया है। तो देखिए, किसी भी चीज का हम लोग जब मूल्यांकन करते हैं, ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, अधिगम में असंगति को और शिक्षण की कमियों को पहचानना। तो ये तो बात सही है, मूल्यांकन में इसलिए करते हैं। और आगे देखते हैं, समान त्रुटियों को पहचानना। समान त्रुटियों को पहचानना, देखिए एक सिर्फ खाली त्रुटि को पहचानना है, तो इसलिए इसको नहीं ले रहे हम लोग। क्रिया प्रणाली के ज्ञान और विश्लेषणात्मक प्रतिभाओं की परीक्षा नहीं करना है मूल्यांकन में। विद्यार्थियों के ग्रेड, देखिए एक चीज कि आपको जब बच्चा का मूल्यांकन करना है ना तो उसको ग्रेड देना है, ना कोई उसको रैंक देना है। अगर ग्रेड की बात करते हैं, रैंक की बात करते हैं, पास फेल की बात करते हैं, तो सब आपके लिए शिक्षम अधिगम के तहत सब निगेटिव है। यह सब चीज मूल्यांकन में नहीं करना है। इसलिए विद्यार्थियों को ग्रेड, श्रेणी और रैंक बताना, तो ये भी क्या है, गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसमें सबसे सही और सुंदर आंसर जो है क्या है, अधिगम में असंगति और शिक्षण के कमियों को पहचानना, इसका सही विकल्प होगा। ऑप्शन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर कौन होगा, 1। ठीक है,
देखिए अब सवाल नंबर किसको देखिए, सवाल नंबर 45 को देखिए। सवाल नंबर 45, सवाल नंबर 45 क्या बोल रहा है आपको? सवाल नंबर 45 बोल रहा है कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियों संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है क्योंकि, देखिए बोला है कक्षा में मनोरंजनात्मक गतिविधि होना चाहिए, ठीक है, काहे होना चाहिए? चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियों संबंधी क्रियाकलाप होना चाहिए, महत्वपूर्ण है। आखिर काहे महत्वपूर्ण है, इसका जवाब देना है कि महत्वपूर्ण क्यों है, ठीक है, महत्वपूर्ण क्यों है। तो देखिए वे गणित में कम सफल शिक्षार्थियों तथा मंद गति से सीखने वाले विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। ठीक है बात, लेकिन पूरी तरह से फिट नहीं है कि सिर्फ मंद बुद्धि बालक के लिए ही या कम रुचि उत्पन्न करने वाले की रुचि उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक वर्ग को क्या कर रहा है, एक वर्ग को बात कर रहा है, इसलिए इसको हम सही आंसर नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। वे विद्यार्थियों को उनकी गणित कक्षा में एक रूपता तथा दैनिक चर्चा के कारण होने वाली उबाऊपन से बाहर लाते हैं, माने कि बच्चे उब रहे थे तो बाहर लाते हैं, ऐसा भी कोई मतलब नहीं है। वे प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को उचित अवसर प्रदान करते। फिर यहाँ देखिए किसी एक वर्ग का बात हो, वहां था देखिए ऊपर में क्या था, कमजोर वर्ग, नहीं, तो इसके लिए हम लोग नहीं करेंगे, सिर्फ एक वर्ग के लिए कोई काम नहीं करना है। यहाँ का हो गया प्रतिभाशाली वर्ग, तो इसके लिए भी नहीं, एक वर्ग के लिए कक्षा में कोई भी काम नहीं करना है, कक्षा में जो भी काम करना है पूरे कक्षा के लिए करना है, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन 1 गलत हुआ था, इसलिए ऑप्शन 3 भी गलत हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ सिर्फ प्रतिभाशाली कर रहा है, और यहाँ पे किसको कहा था, कमजोर को कहा था, इसलिए 1 और 3 खत्म। अब चौथा में क्या है कि वे प्रत्येक शिक्षार्थियों की स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन के सहायक है। देखिए अब यहाँ पे क्या है, प्रत्येक है कि नहीं, सभी विद्यार्थी के बारे में बात हो रहा है कि नहीं, हाँ, तो प्रत्येक विद्यार्थी के बारे में बात हो रहा है, तो इसलिए सही विकल्प क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। देख लीजिए कि वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक, तो प्रत्येक जैसे ही आ गया सभी के लिए बात हो रही है, इसलिए इसका सही विकल्प कौन होगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम लोग सवाल नंबर किसमें, 46 में। वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास संवर्धन में होता है? मैंने बोल रहा है कि वैदिक गणित जो है उसका आजकल बहुत प्रचलन बढ़ गया है, तो उसका प्रयोग कहाँ होता है? तो देखिए विद्यार्थियों के गणित में परिकलन प्रक्रिया की समझ में, विद्यार्थियों के गणित में परिकलन प्रक्रिया के समझ में, विद्यार्थियों के गणित में समस्या समाधान के कौशल में, विद्यार्थियों के गणित एकाग्रता में, गणित में गणना के कौशल तथा गणित के अधिगम को स्थापित करने में। इसका सही विकल्प हो जाएगा गणित के गणना और कौशल तथा गति और उसके अधिगम को स्थापित करने में किसका प्रयोग हो रहा है, वैदिक गणित का प्रयोग हो रहा है। ये हो गया आपको ऑप्शन किसका, 46 का। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 का। आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है कि उसके पास क्या होना चाहिए, माने आप एक गणित के अच्छे टीचर बन रहे हैं या बनना चाहते हैं, तो आपके पास कौन कौन सा गुण होना चाहिए जिससे कि आप एक अच्छा टीचर का हो सके, बन सके। तो एक अच्छा टीचर बनने के लिए आप में कौन सा गुण होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए एक अच्छा संप्रेषण कौशल तथा बंद अंत वाले प्रश्नों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, ये तो होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए आप अच्छा संप्रेषण कौशल, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, खाली बंद और अंत वाले प्रश्न, ठीक है। यहाँ है फिर गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए। तो देखिए तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा, गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान और समझ और योग्यता होना चाहिए, ठीक है। गणितीय विषय को जीवन से जोड़ने के लिए जो योग्यता रहेगा तो आप गणित के टीचर का हो सकते हैं, बन सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 48। एक अध्यापिका
अपनी कक्षा में गुणा को बार बार किए जाने वाले जोड़ के रूप में बता रही है, उसके बाद समान संख्या की वस्तुओं का समूहन कर गुणा के रूप में बताती है, इसका क्या कारण है? ठीक है, 48 का देख लेते हैं हम लोग, ऑप्शन कहाँ है? देखिए, तत्पश्चात चिन्ह एक से परिचित कराती है तथा अंत में गुणनफल पता करने के लिए आड़ी तिरछी रेखाओं अथवा माचिस की तिलियों की सहायता से एक छोटा क्रियाकलाप कराती है। यह अध्यापिका कर रही है, क्या कर रही है? मतलब कि वह बच्चों के साथ क्या कर रही है कि जोड़ जोड़ करके गुना बता रही है, जोड़ जोड़ करके क्या बता रही है? उसको गुना बता रही है। तो वह इसके लिए किस लिए कर रही है? वैसा ऐसा करने के पीछे उसको रीजन क्या है? तो वह क्या चाहती है? फिर माचिस की तिलियों से क्रियाकलाप करा रही है, ठीक है। तो क्या करना चाहती है? तो वह चाहती है कि गणित में कम सफल बच्चों, फिर बात यहाँ के कम सफल, खत्म कीजिए इसको। कक्षा में आनंदमयी बनाने के लिए, ऐसा भी नहीं है, ये भी गलत। मूर्त से अमूर्त संप्रय की और रूप एक पाठ का विकास। तो देखिए, मूर्त से अमूर्त, ठीक है। क्या कर रही है कि माचिस के तिल्ली या किसी चीज का वस्तु का समूहन कर रही है। तो मूर्त माने क्या होता है? वस्तुओं को सामने प्रकट करके जो मूर्त करते हैं, हमारे कोई काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं? मूर्त। और फिर मूर्त से कहाँ जाएंगे हम? अमूर्त की ओर, ठीक है। तो यही काम कर रही है जो इसकी अध्यापिका है। 49 में है, कक्षा 5 अ के 13 विद्यार्थी तथा कक्षा 5 ब के 15 विद्यार्थी एक लेखन प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। उनके द्वारा अर्जित अंक इस प्रकार हैं। कक्षा 5 में अ 14, 6, 15, 12, 11, 7, 9, 13 इस तरह, ठीक है। और फिर क्या है? ब में 13, 9, 0, 7, 14, 6, 0, 9, 16, 9, 13, 16, 5, 18, 11। दिए गए आंकड़ों से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? कुछ निष्कर्ष निकालना है आपको, ये दोनों आंकड़ा से क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो आंकड़ा में देखिए, दोनों विभागों का प्रदर्शन समान रहा, क्योंकि दोनों विभागों के द्वारा प्राप्त अधिकतम अंकों का मान कितना है? 18 है। 18 अधिकतम अंकों का मान तो 18 है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? ऑप्शन 2 में कक्षा 5 अ का प्रदर्शन बेहतर रहा, क्योंकि 5 अ का औसत प्राप्तांक अधिक है। अब औसत प्राप्तांक तो हम निकालेंगे तो पता चलेगा। औसत प्राप्तांक होता किससे है? सबको जोड़ेंगे और जितना है उतना से क्या करेंगे? जितनी संख्या उतना से भाग देंगे। जैसे गिन लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो सबको जोड़ के 13 से क्या कर देंगे? भाग देंगे, जिससे पता चलेगा कि औसत इसका सही है या गलत है, ठीक है ना। तो जब हम इसका औसत निकालेंगे तो इसका औसत क्या हो जाएगा? सही है। तो इसका प्रदर्शन क्या है? अच्छा है। तो इस प्रकार से इसका विकल्प कौन हो जाएगा सही? इसका विकल्प जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा सही, कि इसका प्रदर्शन क्या है? अच्छा है, क्योंकि इसका औसत अधिक है, ठीक है। छः बटा 5 में कितने 1/10 हैं? देखिएगा, सवाल है 6/5 में कितने 1/10 हैं, ठीक है। तो आपको अगर दिमाग में बात नहीं आए तो कह दीजिए ना कि 6/5 में, ठीक है, कितने हैं? तो 10 गो है, 5 गो है, 1 गो है। तो आप कहिए ना कि x गो है। कै गो है? x गो। कहिए कि 6/5 में x गो क्या है? 1/10 है। मतलब कैसे? देखिए क्या बोला कि 6/5 में कितने 1/10 है। तो हम क्या कहेंगे कि 6/5 में 1/10 कै गो है? x गो। माने कि तब न दोनों बराबर होगा, x से गुणा करेंगे दोनों का हो गया बराबर। का है कि 6/5 जो है वो 1/10 कै गो रहेगा? ऐसा ऐसा x गो रहेगा, तब जाके ये बराबर होगा। यही बताना कै गो है ये। जैसे कोई बोलेगा कि 30 में कितने 5 हैं, तो आप क्या कहिएगा कि 6 गो। क्या है कि 6×5 30, तब ना बराबर हुआ। तो उसी प्रकार 6 तब जान रहे तब ना, तो आप कहते कि x गो। तो x का मान निकालते, 5 यहाँ भागा में आता, भागा देते तो कितना निकलता? आंसर आता 6। कि 30 में कितने 5 हैं? तो 30 में 6 गो 5 हैं। कैसे? तो 5 से उसमें भागा दिए। तो बोला कि 6/5 में कितने 1/10 हैं?
तो 1/10 इसमें क्या करना हमको, भागा देना है। गुना में आने के क्या हो जाएगा, भागा में 10 चल जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, क्या हो जाएगा ये 6 गुणा 10, 6 गुना का हो जाएगा 10 और बट्टे का 5, 5 दूना के 10, तो 6 दूना के 12, तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा 12। सही आंसर कौन हो गया 12, यानी कि 6/5 में 12 गो 1/10 है। ठीक है, आगे है सवाल नंबर 51। एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 6:14 AM पर चलकर अपने गंतव्य स्थान पर 13 घंटे 48 मिनट के बाद पहुंच जाती है। क्या घंटा चलती है, 13 घंटा 48 मिनट पहुंच जाती है। स्थान पर पहुंचने का समय है, तो कितना बजे पहुंचती है, टाइम बताना है आपको। देखिए चली कितना बजे है, 6 बजे। चली क्या घंटा है, 13 घंटा। चली क्या घंटा है, 13 घंटे 48 मिनट। तो आप जोड़ भी सकते हैं, 6 है ना, तो 13 जोड़ दीजिए, इसमें 14 था, यहाँ 48 मिनट और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा ये 8, 4 12 के 2, 4 1 5, 1 6 62 मिनट। ये कितना हो गया 13 6 19, 19 यानी कि इसको कर देंगे हम कितना 20, चूंकि 60 है यहाँ, 20:02। तो कितना बजे पहुंचेगी वो 20। अब AM था तो 20 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 20 को हम लोग करते हैं, अगर बात करते हैं घड़ी में, तो 20 कहाँ 12 के बाद करेंगे ना 20। देखिए क्या कि टाइम को जोड़ दिए कि 6 बजे चला था 13 घंटा होता, तो 19 घंटा हो, 19 बज गया। लेकिन यहाँ पे मिनट जो था वो 62 मिनट हो गया, तो 62 मिनट क्या कर दिए हम लोग, 62 मिनट को हम लोग बदल दिए सेकेंड अरे घंटा में। तो घंटा में क्या हो गया, 1 घंटा हो गया, तो 19 और 1 20 घंटा 02 मिनट। ठीक है, तो 20 घंटा यानी कि 20 कै बजे, 20 बजे। 20 कितना कहते हैं, तो 12 के बाद गिन लीजिए ना, 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 8 कितना हुआ 8, यानी कि 8:02 PM। ठीक है, अब क्या हो गया था, AM था ना, टाइम 20 में चला गया ना, तो PM में आ गया। इसका सही आंसर कौन हो गया, 51 का सही आंसर कौन हो गया 1, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब हमारे पास सवाल है सवाल है 52 ना, टाइम क्या हो गया, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद।